सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आशा करता हूँ सभी ठीक होगे, चुस्त होगे, दुरुस्त होगे, मजे में होगे। मैं हूँ आप लोगों का एजुकेटर सुमित ठाकुर आप लोगों के सामने। और दोस्तों आज का जो हमारा सेशन होने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन हॉर्नबिल टर्म 2। और मैं आज की क्लास के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हॉर्नबिल चैप्टर हॉर्नबिल बुक के वो सारे के सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरी की पूरी जो क्लास है बच्चों जरूर लें और लास्ट तक ये समझे कि हॉर्नबिल के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, एक एक करके बच्चों स्टार्ट करते हैं, सारी की सारी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज भाई, हॉर्नबिल के अंदर हमारे चैप्टर्स कौन से हैं जो हमारे को करने हैं। तो भाई सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है जो हमें अभी करना है, ठीक है, समझना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वैसे तो मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, अगर किसी को भी टर्म 2 का सिलेबस करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखिए। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे प्लेलिस्ट में तो टर्म 2 के सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो राइटिंग स्किल्स का हो, ग्रामर का हो या किसी भी चीज का हो। तो एक है भाई हमारा ईलिंग प्लैनेट। ईलिंग प्लैनेट के बाद हमारा जो चैप्टर है दैट इज बेसिकली ब्राउनिंग वर्जन। ठीक है, और ब्राउनिंग वर्जन के बाद बच्चों जिस चैप्टर को हमें स्टडी करना है वो है सिल्क रोड। और पोम्स की अगर बात करें तो दो पोम्स है हमारी जो हमारे को करनी है, दैट इज वॉइस ऑफ द रेन, और दूसरी जो पोम है वो है चाइल्डहुड। और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी चीज बच्चों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर किसी भी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आप लोगों को क्लासेस की सारी लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। अगली चीज है बच्चों, ये जो स्केड्यूल है मैं अगर उसकी बात करूं तो जैसा कि आप लोग जानते हो अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉर्नबिल टर्म 2 का जो ये सेशन है ये चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे सेशन तो बच्चों 12th क्लास के हैं। तो आपको अगर तुम्हारे फ्रेंड की हेल्प करनी है, कोई भी 12th क्लास है, तो उसको जरूर बताना। अभी कुछ टाइम के लिए मेरी प्रीमियर क्लासेस चल रही हैं, लेकिन वापस मार्च में मैं बहुत सारी क्लासेस लेके आने वाला हूँ 11th क्लास के बच्चों के लिए। तो मेक श्योर जो भी करना चाहता है ज्वाइन उन क्लासेस को तो वो ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। अगली चीज बच्चों, मेरे को आप लोग फॉलो कर लो जल्दी से अनअकैडमी के प्रोफाइल पे। फॉलो करने का पर्पस क्या है, क्योंकि वहां पे भी कई सारी स्पेशल क्लासेस आती रहती हैं और स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगर किसी बच्चे को, जैसे अभी आप 11 क्लास में हो लेकिन 11 से आप 12th में बहुत जल्दी आने वाले हो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फॉर 11। लेकिन जितनी जल्दी आप 12th में आएंगे तो आप 12th का अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बच्चों। 12th में अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है अनअकैडमी से। आपको एक पर्सनल मेंटोर अलॉट किया जाता है जो आपको पर्सनली गाइड करता है अच्छे तरीके से। आपका टेस्ट एनालिसिस होता है, मतलब जो आपका मेंटोर आपको अलॉट किया जाएगा वो पर्सनली आपके जो भी टेस्ट रहेंगे उनको एनालाइज करके बताएगा कि यार आप कहाँ पे लैक कर रहे हो और आपको कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। Then you get expert guidelines, study booster workshops by exam specialists, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर और भी बहुत सारी चीजें जो आपको मिलती हैं। और अगर आप आइकॉनिक नहीं ले पा रहे हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जो कंपैरेटिवली कम प्राइसिंग का है, ठीक है, जहां वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स कोर्सेज, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती हैं और ये आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती हैं। अगर मैं प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं तो बच्चों प्लस का सब्सक्रिप्शन 15,000 का है फॉर 12 मंथ, जहां पे आपको 1500 का ऑफ मिलता है। 13,500 में आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, वो भी सारे सब्जेक्ट्स का, एक सब्जेक्ट का नहीं सारे सब्जेक्ट का। और एक एक सब्जेक्ट के कितने सारे एजुकेटर्स में पढ़ाते हैं, सारे एजुकेटर्स का कंटेंट आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और अगली चीज है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो 12 महीने का 28,000 का है बच्चों, जिसमें आपको 2800 का ऑफ मिलता है। तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो जिससे आप लोगों को मिल जाता है 10% का बम्पर ऑफ, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आज का सेशन होने वाला है हॉर्नबिल के टर्म 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और मैं मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपके सामने मैं लेके आता हूं सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है बच्चों? सबसे पहला चैप्टर है एलिंग प्लैनेट, ठीक है भाई। मैं सामने नाम लिख देता हूं चैप्टर का, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज एलिंग प्लैनेट। और एलिंग प्लैनेट लिखा गया है किसके द्वारा भाई साहब? नानी पालखेवाला के द्वारा। किसके द्वारा? नानी पालखेवाला के द्वारा, ठीक है।
और ये चैप्टर जो है बच्चों, ये बेसिकली हमारे एनवायरमेंट को लेके, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ उसको लेके है कि किस तरीके से हमारा प्लैनेट जो है वो डिग्रेड होते जा रहा है, उसकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होती जा रही है। और ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने प्लैनेट को प्रिजर्व करें, हम लोग अपने प्लैनेट को बचाएं। और किस तरीके से ये होगा, कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लैनेट के हेल्थ के डिक्लाइन होने के लिए जिम्मेदार है, वो सारी की सारी बातें हमारे को यहाँ पे देखनी होती हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? और मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा, दैट इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक मिनट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिनमें पेट्रोलियम से सिंथेटिक जितनी भी चीजें ड्राइव की जाती हैं वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो चीजें जो हैं बच्चों, वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक समय के बाद वो खत्म हो जाएंगी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तो एट द एंड ये बहुत जरूरी है कि हम जितने भी रिसोर्सेज अर्थ पे हैं जो नॉन रिन्यूएबल, स्पेशली लिमिटेड क्वांटिटी में है, उनका इस्तेमाल लिमिटेड तरीके से ही करें। इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका भरपूर इस्तेमाल कर पाए। ऐसा ना हो कि खाली हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आने वाली जनरेशन उसका इस्तेमाल ना कर पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? Sustainable development is the kind of development in which we meet the needs of present without compromising the ability of future generation। की फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को अफेक्ट करे बगैर हम जो प्रेजेंट जनरेशन जो प्रेजेंट है उसकी एबिलिटी को भी फुलफिल करते हैं और आने वाली जनरेशन की एबिलिटी को भी अफेक्ट नहीं करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है जो आता है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को बताऊंगा। आप दूसरे नंबर पे क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज, व्हाट इज द डिफरेंस between mechanistic and holistic view of development? ठीक है, कि भाई मैकेनिस्टिक और होलिस्टिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? आप देखिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। मैकेनिस्टिक और होलिस्टिक ये दोनों दो पहलू हैं डेवलपमेंट के। मैकेनिस्टिक में आप डेवलपमेंट इस तरीके से करते हो कि आपकी अप्रोच डेवलपमेंट को लेकर रहती है, बट आप कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको, या जो इकोलॉजिकल बैलेंस है अर्थ का उसको, और वो अफेक्ट हो रहा है तो ज्यादा लोग परवाह नहीं करते। दैट इज मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन हॉलिस्टिक में हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि डेवलपमेंट अगर की जा रही है तो इस तरीके से की जाए कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिल्कुल भी ना बिगड़े, मतलब जितना ज्यादा इको फ्रेंडली हो सकता है उतना ज्यादा हम डेवलपमेंट को रखें। ठीक है, तो ये मैकेनिस्टिक और हॉलिस्टिक व्यू में डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अच्छा, अब तीसरी चीज बच्चों, अगर हमें ये बोला गया है कि हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो एलिंग हो गया है, बीमार हो गया है, और हमें उसे रिकवर करने की जरूरत है, तो ये चीजें सामने कब आई? तो ये सामने आई है ग्रीन पार्टी, जो कि एक ग्रीन मूवमेंट चलाती है। 1972 में इसको फाउंड किया गया, और उसके बाद जब ये पार्टी आगे बढ़ी तो इसने ग्रीन मूवमेंट को स्टार्ट किया, जहां पे ये बोला गया कि अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में जो हमारा प्लैनेट है उसकी अर्थ डिक्लाइन होते जाएगी, और वो हो भी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को ये बोला गया कि अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जिस तरीके से इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं जो अगर पूरी ना हो तो उसकी हेल्थ डिक्लाइन होती है, तो वैसे ही हमारे प्लैनेट की भी कुछ जरूरतें हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल सिस्टम्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, principal biological systems of the earth and how are they important to us? मतलब अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन से हैं और वो अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो भाई प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हमारे को 4 चीजों के बारे में बताया गया है, जो है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड। और ये चारों की चारों जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से भी, क्योंकि ये हमें जो अर्थ का जो बैलेंस है उसको तो बना के रखती हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी चीजें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और दूसरी चीज देखो, फिशरीज जो है वहां पे हमारे को क्या मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, वी गेट ऑयल फॉर इंडस्ट्रीज,
फॉरेस्ट की बात करें तो हमें वुड मिलता है, ग्रासलैंड की बात करें एनिमल को ग्रासलैंड से बहुत कुछ मिलता है और एनिमल से हमें डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, क्रॉपलैंड से हमें अनाज मिलता है। तो ये चारों की चारों चीजें हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अफेक्ट होते जा रही है। कैसे अफेक्ट हो रही है? फिशिंग में ओवर फिशिंग बहुत ज्यादा हो रही है, फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्रासलैंड की बात करें तो वो बैरन लैंड बनते जा रहे हैं, क्रॉपलैंड की बात करें तो वहां एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है। तो हर एक तरीके से ये चीजें हम अफेक्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ह्यूमन लाइफ को देखा जाए तो वो अफेक्ट हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे अर्थ का जो बैलेंस है वो भी अफेक्ट हो रहा है और वो इम्बैलेंस होते जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट एक सेकेंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है, व्हाट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द जू ऑफ लुसाका, जाम्बिया, सिग्निफाई। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक प्लेस है लुसाका, जाम्बिया, जाम्बिया में लुसाका नाम की जगह है, जहां पे एक जू है, चिड़ियाघर है, और चिड़ियाघर के अंदर एक केज है और उस केज पे एक बोर्ड लगा हुआ था, एंड दैट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो हमसे ये पूछा गया कि भाई जो मोस्ट डेंजरस एनिमल हमारे को बताया गया उस केज में एक एनिमल है, तो वो एनिमल कौन सा है? तो भाई वो बोर्ड क्या सिग्निफाई करता है? बेसिकली उस केज के अंदर कोई एनिमल नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक मिरर है, और उस मिरर में इंसान अपने आप को ही देखेगा। इसका मतलब कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर और कोई नहीं बल्कि इंसान है। ये एक बेसिक अवेयरनेस कैंपेन था जो वहां चलाया गया, ये समझाने के लिए कि इंसान किस तरीके से जो अर्थ है उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या समझाती है कि वी आवरसेल्व्स आर रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा बच्चों एक और लाइन आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन what goes under the pot cost more what goes inside it। ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखो जो ये लाइन है, what goes under the pot cost more what goes inside it, इसमें क्या समझाया जा रहा है? देखो जैसे मान लेते हैं ये एक मटका है जो कि हमारे लिए एक यूटेंसिल है, बर्तन है, ठीक है, जिसके अंदर कोई खाना पक रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे वेजिटेबल्स या फूड या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये आग है जिसमें ये पक रहा है, ये फायर है, मैं कहूँ फ्यूल वुड है। ठीक है, तो ये बोला गया है व्हाट गोज अंडर द पॉट, मतलब ये जो नीचे है चीज, ये जो नीचे है अंडर मतलब फ्यूल वुड, ये ज्यादा महंगी है किससे? जो अंदर है, मतलब वेजिटेबल्स या फूड से। कि जो कुछ कंट्रीज है वहां पे फ्यूल वुड की डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो जो फ्यूल वुड है वो ज्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू द वेजिटेबल्स। क्यों? क्योंकि जो पुअर कंट्रीज है वहां पे जो लोग हैं वो जो लकड़ी है उसको काटते हैं और यूज करते हैं जलाने के पर्पज से, क्योंकि फ्यूल वुड जो है वो ऑब्वियसली वहां पे महंगा है, और एट द एंड ये लकड़ी जो है उसके भी दाम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारे को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन को लेके हमारे को एक सेंसस चैप्टर में दिया था कि किस तरीके से वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 1800 में 1 बिलियन थी, फिर उसके बाद 1900 में वो 2 बिलियन हो गई, फिर उसके बाद 2000 के अंदर वो 5.7 बिलियन हो गई। तो कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और फिर डिफॉरेस्टेशन के सेंसस के बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमारे को यही मैसेज दिया गया है कि हम लोग जो है हम लोग जो है वो स्टीवर्ड है हमारे प्लैनेट के, ना कि ओनर है। हम ओनर नहीं है, हमारे को इसकी देखभाल करनी है और हमारे को ट्रस्टी की तरह बिहेव करना है, और हमें इन्हें सरपास करना है प्लैनेट को आने वाली जनरेशन के हाथों में। तो हमें इसको ध्यान से प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर हो गया। आई होप बच्चों आप लोगों को एलिंग प्लैनेट चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगले चैप्टर के हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगला चैप्टर आपका कौन सा है भाई? अगला चैप्टर है ब्राउनिंग वर्जन। ठीक है भाई, अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, दैट इज ब्राउनिंग वर्जन। और जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो उनको पता है चैप्टर के राइटर का नाम क्या है भाई? टेरेंस रेटिगन।
चैप्टर के राइटर का नाम क्या है? टेरेस रिटिंगन। ब्राउनिंग वर्जन, जस्ट एक सेकेंड। तो इसके राइटर का नाम है टेरेंस रेटिगन। ठीक है भाई, चलो। और देखो एक चीज और बता दूं यहाँ पे मैं, और वो बड़ी साफ है, और वो चीज ये है कि अगर आप ये चाहते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाए, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लासेस नहीं, आपको ओवरऑल जो भी क्लासेस मैंने ली हैं जिसमें पूरे पूरे चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, वो क्लासेस भी देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो वीडियोस है वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वहां पे पॉइंट समझा रहे होते हैं, लेकिन जब चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की बात होती है तो वी डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कई बार गैप में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए, एग्जाम में आ जाए, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो है उसको भी जरूर देखो। बेशक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखो, बट देखो जरूर। ठीक है, चलो इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं बच्चों। देखो इस चैप्टर के अंदर आपको पता है कि हम देखते हैं कि किस तरीके से एक बच्चा जिसका नाम टैप्लो है, वो स्कूल में एक्स्ट्रा वर्क के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि उसके टीचर जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उन्होंने उसको बोला था स्कूल के बाद रुकने के लिए, एंड दैट इज द लास्ट डे ऑफ द टर्म। टर्म का लास्ट डे है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पे वेट कर रहा है। और फिर एक दूसरा टीचर फ्रैंक जो है वो उसको दिखाई देता है, और फ्रैंक टैप्लो से पूछता है कि वो वहां पे क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये सीन स्कूल के अंदर सेट होता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये वाला जो सीन है बच्चों, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा एक प्ले है, और काफी लंबा प्ले है, लेकिन हमारे को कुछ पार्ट का दे रखा है, और उस प्ले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा सीन अलग तरीके से चलता है, लेकिन यहाँ पे वो स्कूल के अंदर सेट होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, वाई इज टैप्लो वेटिंग आफ्टर द स्कूल, ये क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाई टैप्लो जो था वो क्रॉकर हैरिस का स्टूडेंट था। क्रॉकर हैरिस जो कि एक टीचर है सेम स्कूल के अंदर, और टैप्लो क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है, और एक्स्ट्रा वर्क के लिए वेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि क्रॉकर हैरिस ने उसे पनिश किया है कि तुम्हें स्कूल के बाद रुकना पड़ेगा। हालांकि टैप्लो इस चीज को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो चाहता था कि वो घर जाए और उसके बाद इवनिंग में वो गोल्फ खेले, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसे अपने टीचर की वजह से, एक मिनट रुक जाइए, सामने विजिबल नहीं है आपको, या हाँ ये रहा, लेकिन उसे अपने टीचर की वजह से क्या नाम है वहां पे रुकना पड़ रहा है। और जब फ्रैंक जो है वो उससे ये बात पूछता है कि भाई तुम यहाँ पे किसका वेट कर रहे हो, तो वो बताता है कि वो क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, और उससे ये भी पूछता है कि क्यों वेट कर रहे हो, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द टर्म क्यों वेट कर रहे हो। तो वो बताता है कि उसने एक डे अपनी क्लास को मिस कर लिया था क्योंकि वो बीमार था, जिसकी वजह से क्रॉकर हैरिस ने उसको पनिश किया है। और ये सुन के कहीं ना कहीं जो फ्रैंक है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि मतलब तुम्हारे को पनिश कर दिया गया, वो भी बीमार थे तुम इसलिए। इवन टैप्लो इज नॉट हैप्पी अबाउट दैट, बट वो क्या करे, उसको वहां पे वेट करना पड़ रहा है। फिर फ्रैंक और टैप्लो के बीच में कॉन्वर्सेशन डेवलप होने लग जाती है, जिस कॉन्वर्सेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से टैप्लो जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को लेके काफी बिटर होता है शुरुआत में, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसे वहां पे वेट करना पड़ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो बीमार था और उसने छुट्टी कर ली थी। लेकिन उनकी बातों से हमें पता चलता है कि क्रॉकर हैरिस कितने ज्यादा सिद्धांतवादी इंसान है। फ्रैंक शुरू में न्यूट्रल होता है टैप्लो के साथ, वो कुछ अलग अलग या बेकार नहीं बोल रहा होता क्रॉकर हैरिस के बारे में, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है और फ्रैंक ये नोटिस करता है कि टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को लेके बहुत ज्यादा बिटर है, बौखलाया हुआ है, तो फ्रैंक भी उसको इंस्टिगेट करने लग जाता है क्रॉकर हैरिस के खिलाफ। तो कैसे कैसे इंस्टिगेट करता है, ये भी कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी बता देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, हाउ डज फ्रैंक एनकरेज टैप्लो अगेंस्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस? मतलब जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस थे उनके खिलाफ टैप्लो को फ्रैंक कैसे इंस्टिगेट करता है। बच्चों यहाँ आपको रेफरेंसेस पता होने चाहिए। मेनली यहाँ पे दो रेफरेंसेस हैं जो हमें ये समझाते हैं कि फ्रैंक टैप्लो को एनकरेज कर रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के खिलाफ। पहला, जब बात चल रही थी तो उस टाइम पे फ्रैंक जो है उसको मतलब जब वो बात करता है तो ऑब्वियसली हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक इज जेलस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्योंकि जिस तरीके से मिस्टर क्रॉकर हैरिस की स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं उस तरीके से शायद फ्रैंक ही नहीं करते, और यही एक रीजन हो सकता है कि वो टैप्लो को भी उनके खिलाफ इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे दो अलग अलग रेफरेंसेस हैं
जिनमें से पहला रेफरेंस ये है कि जब टैप्लो बताता है फ्रैंक को कि उसको अभी तक अपना रिमूव मतलब रिजल्ट पता नहीं चला है, और उसका रीजन ये है क्योंकि क्रॉकर हैरिस जो है वो एक ट्रेडिशनल टीचर है जो कि ये मानते हैं कि जो रिजल्ट है वो हेडमास्टर के द्वारा लास्ट डे ऑफ द टर्म अनाउंस किया जाएगा, जो भी लास्ट डे होगा, रिजल्ट डे होगा, तब अनाउंस किया जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रैंक कहता है कि ज्यादातर टीचर्स तो बता देते हैं रिजल्ट, तो तुम्हें भी बता देना चाहिए था उनको। तो टैप्लो कहता है कि एक दिन जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपने मुझे कितने मार्क्स दिए, तो उन्होंने पता है क्या बोला, और फिर उस टाइम पे टैप्लो क्रॉकर हैरिस की नकल करते हुए उनकी आवाज में बोलता है कि माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नॉट लेस एंड नॉट मोर। तो यहाँ टैप्लो ये समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने मुझे कम ही मार्क्स दिए होंगे, ज्यादा तो बिल्कुल दे ही नहीं सकते वो। और वो कई सारी बातें बोल देते हैं, जैसे मुझे तो नहीं लगता कि वो इंसान भी हैं, ठीक है, उनके अंदर तो दिल ही नहीं है, और ऐसा वैसा, है ना। तो अब फ्रैंक यहाँ पे टैप्लो को कहता है कि क्या तुम एक और बार मुझे बताओगे किस तरीके से उन्होंने बोला था, और उसे बड़ी हंसी आ रही होती है देख के कि टैप्लो किस तरीके से क्रॉकर हैरिस को इमिटेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक मोमेंट था जहाँ पे टैप्लो को फ्रैंक ने एनकरेज किया है। और दूसरा तब जब टैप्लो ये बताता है कि एक बार एक क्लासिकल जोक था जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्रैक किया था क्लास के अंदर, लेकिन किसी को समझ नहीं आया, इसलिए कोई हंसा नहीं, लेकिन मैं हंसा क्योंकि मुझे लगा कि यार ये कितना फनी लग रहा है इनको, लेकिन है नहीं इस बात पे। तो टैप्लो को फ्रैंक कहता है कि तुम्हें पूरी क्लास को बता देना चाहिए था कि तुम क्यों हंसे थे। तो यहाँ पे भी वो एक तरीके से मिस्टर क्रॉकर हैरिस के खिलाफ ही इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो अलग अलग रेफरेंसेस हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जो कैरेक्टर स्केच है वो आपको बताना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई क्रॉकर हैरिस इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, और उनके बारे में कई सारी बातें आप यहाँ पे रेफरेंस में दे सकते हैं। उनके बारे में जो भी बातें टैप्लो ने बताई हैं उसके बेसिस पे आप ये सारी की सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे कि वो जो रिजल्ट है वो बिलीव करते हैं कि लास्ट डे ऑफ द स्कूल ही अनाउंस किया जाएगा, हेडमास्टर के द्वारा, टीचर को नहीं करना चाहिए। या इसके अलावा वो बच्चों को पनिश कर देते हैं क्योंकि अगर वो छुट्टी कर लें तो वो पनिश कर देते हैं, तो ही इज अ हार्ड टास्क मास्टर, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे चाहे कितने भी वो कैसे भी हो, लेकिन स्टिल बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बाद में हम देखते हैं टैप्लो किस तरीके से अपने ओपिनियन को लेके यू टर्न लेता है, और बाद में वो कहता है कि चाहे क्रॉकर हैरिस कैसे भी है लेकिन वो दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता है, जो बात फ्रैंक को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। तो मतलब वो एक ऐसे इंसान होते हैं जो पसंद नहीं करते कि कोई उनको पसंद करे, इसीलिए वो जानबूझ के अपने आप को थोड़ा सा श्रिवल्ड इनसाइड, मतलब अंदर से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे मानो उनमें इमोशंस ही नहीं है, लेकिन रियलिटी में वो बहुत अच्छे इंसान है और बच्चे उनको पसंद करते हैं, इवन दिल से उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और यहाँ पे जो टैप्लो है वो थोड़ा सा टॉन्ट भी कर देता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो एक इंसान है जो काफी अच्छे हैं, बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कई सारे टीचर्स हैं जो इसका ये एग्जैक्ट वर्ड क्या था कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट मतलब एक ऐसा बंदा जिसको किसी को दुख देने में मजा आता है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो सैडिस्ट हैं। तो यहाँ पे उसका इशारा फ्रैंक की तरफ था कि फ्रैंक एक सैडिस्ट है जिसको बच्चों को दुख देने में, दर्द देने में मजा आता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इस बात को बोलता है फ्रैंक को ताकि उसको समझ भी आ जाए और वो सामने से कुछ ना बोले। हालांकि फ्रैंक को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ पे टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को सपोर्ट कर रहा था, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको ये वाला पता होना चाहिए। इसके अलावा ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिली क्रॉकर हैरिस। तो मिली क्रॉकर हैरिस जो है वो अपने लेट 30s में है, ठीक है, और वो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। और जनरल जो स्कूल मास्टर्स होते हैं उनकी जैसे वाइफ्स होती हैं वो उनकी तरह बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी फैशनेबल है, मॉडर्न है। और वो वहां पे आती है और टैप्लो फ्रैंक के बीच में बातचीत करते हुए सुन लेती है। और फाइनली जब फ्रैंक उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मिली को देखता है तो ही वाज सरप्राइज्ड, मतलब बट वो कहीं ना कहीं प्लीज्ड भी होता है, खुश भी होता है। और फिर वहां से फ्रैंक चला जाता है और टैप्लो को मिली क्रॉकर हैरिस प्रिस्क्रिप्शन लेके केमिस्ट के पास भेज देती है कि मेरे हस्बैंड अभी बर्सो मतलब जो अकाउंटेंट है उसके पास गए हैं और उन्हें आने में टाइम लग जाएगा, और तुम्हें उन्होंने जो टाइम दिया था वो नहीं आ पाएंगे। तो टैप्लो डरता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, बट वो कहती है कि अगर वो आ गए तो मैं एग्जाम अपने ऊपर ले लूंगी, और इसीलिए वो वहां से उसको भेज देती है। तो ये चार क्वेश्चंस है बच्चों जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चारों के चारों क्वेश्चंस आते होंगे तो दैट विल बी रियली नाइस, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर जो है उसको सही से समझ में आ गया होगा। ब्राउनिंग वर्जन के बाद एक और चैप्टर देख लेते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज सिल्क रोड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना,
इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार लिख के देखना। और अगर मेरी रेक्टिफिकेशन क्लास आती है 11th के लिए भी, अभी 12th के लिए चल रही है, लेकिन अगर 11th के लिए भी वो क्लास आती है तो मेक श्योर आप उस क्लास को ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। सिल्क रोड चैप्टर है, ठीक है, और इसके राइटर का नाम है निक मिडल्टन। निक मिडल्टन, ठीक है, ये राइटर का नाम है। और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूं, ये जो चैप्टर है सिल्क रोड बच्चों, ये ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग का मतलब क्या होता है, दैट इज बेसिकली अ ट्रैवल एक्सपीरियंस। यहाँ पे निक मिडल्टन ने अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस बताया है एक प्लेस का, जब वो सिल्क रोड के जरिए कहां जा रहे थे। बेसिकली जो देयर इज अ प्लेस दैट इज व्हाट आई एम नॉट एबल टू, माउंट कैलाश। अरे भाई साहब माइंड से स्किप हो गया। माउंट कैलाश की, वो माउंट कैलाश का कोरा करने के लिए जा रहे थे। कोरा क्या कहते हैं, कोरा किसको कहते हैं, परिक्रमा को कहते हैं, ठीक है। तो निक मिडल्टन जो है वो अपने उस ट्रैवलॉग को हमारे को यहाँ पे बता रहा है कि भाई क्या उसका ट्रैवल एक्सपीरियंस था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है, हु वर सेतन एंड डैनियल। मतलब सेतन और डैनियल कौन थे बच्चों, ठीक है। अब सेतन और डैनियल कौन थे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। भाई सेतन उसके ड्राइवर और गाइड का नाम है, जो एक तरीके से उसको गाइड भी कर रहा है और साथ में उसकी जो कार है उसको ड्राइव कर रहा है, ठीक है। और यही लोग जो हैं वो राइडर को लेके जाते हैं आगे तक, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन, अच्छा डैनियल की। तो डैनियल उसका ट्रांसलेटर होता है, जो ट्रांसलेट करता है, क्योंकि जिस जगह पे वो थे वहां पे तिब्बत लैंग्वेज का यूज होता है और राइटर को तिब्बत लैंग्वेज नहीं आती, तो जो भी बेसिक कम्युनिकेशन होती है वो डैनियल के जरिए करता है, क्योंकि डैनियल इंग्लिश जानता है और वो ट्रांसलेट करता है सारी की सारी बातें जो भी किसी को बतानी है राइटर की, और उसे इवन बताता है कि कौन क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये दो बंदे थे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वेयर वॉज राइटर मूविंग। राइटर कहां पे जा रहा था, तो जैसा कि मैंने बताया राइटर जा रहा था माउंट कैलाश की कोरा करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, ठीक है। तो जिस रास्ते से वो होके निकलते हैं वो बेसिकली एक शॉर्टकट था जो सेतन ने सजेस्ट किया था, और वो सिल्क रोड है बच्चों। सिल्क रोड वो रास्ता है जो चाइना से इंडिया को जोड़ता है, ठीक है, वो सिल्क रोड है, ठीक है। और कई सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जितना भी काम होता है, मेनली तो इंपोर्ट का ही काम होता है चाइना से, तो वो इस सिल्क रोड के जरिए ही करा जाता है। तो राइटर कहां पे मूव कर रहा था, वेयर वाज राइटिंग, अरे यार ये क्या लिख दिया, राइटर आएगा, वेयर वाज राइटर या ऑथर मूविंग, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हु आर ड्रॉगबाज। ड्रॉगबाज किसको बोला गया है, भाई ड्रॉगबाज इस चैप्टर के अंदर बोला गया है शेपर्ड को। किसको बोला गया है, शेपर्ड्स को बोला गया है, जो चरवाहे होते हैं, जो भेड़ को चराते हैं। जब वो उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो बीच बीच में उनको ड्रॉगबाज दिखाई देते हैं, जो कि अपनी भेड़ों को चरा रहे होते हैं और बीच बीच में उनकी तरफ देख के उनकी कार की तरफ ऐसे कर देते हैं, ठीक है, जैसे बच्चे छोटे हेलीकॉप्टर को देख के हाई नहीं कर देते, वैसे ही, ठीक है। दूसरा है व्हाट, हु आर नोमैड्स। हु आर नोमैड्स। नोमैड्स किसको बोला गया बच्चों, तो नोमैड्स बोला गया है उन लोगों को जो जिनका कोई फिक्स शेल्टर नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उन लोगों को नोमैड्स बोला गया है। जिनके जो टेंट्स होते हैं वो रास्ते में कई जगहों पे डेजर्टेड एरिया में गड़े हुए होते हैं। और हाँ एक और चीज यहाँ पे एक और टर्म आती है, दैट इज व्हाट आर तिब्बतन मास्टिफ्स। तिब्बतन मास्टिफ्स किसको बोला गया है बच्चों, तिब्बतन मास्टिफ जो बोला गया है दैट इज बेसिकली, बता देता हूं, तिब्बतन मास्टिफ्स बोला गया है हंटिंग डॉग्स को बच्चों। किसको बोला गया है, हंटिंग डॉग्स को बोला गया है। तो ये जो तिब्बतन मास्टिफ्स हैं ये बहुत ही बड़े होते हैं साइज में, और ये हंटिंग डॉग्स होते हैं, और ये नोमैड के टेंट्स के पास बंधे हुए होते हैं। और इसके बारे में राइटर ने ये बोला है कि पहले के टाइम पे इंडिया से बहुत सारे तिब्बतन मास्टिफ्स जो थे उनको भेजा जाता था चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो व्हाट आर तिब्बतन मास्टिफ्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब उनकी गाड़ी टेंट्स के पास से पास हो रही थी तो उस टाइम पे ये तिब्बतन मास्टिफ जो होते हैं वो भौंकने लग जाते हैं, इवन पीछा भी करते हैं उनकी गाड़ी का, जब तक कि वो वहां से बाहर नहीं हो जाते, उस एरिया से बाहर नहीं हो जाते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, डिस्क्राइब द टाउन ऑफ हॉर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये ध्यान रखो। डिस्क्राइब द टाउन ऑफ हॉर, इसका मतलब क्या हुआ, देखो डिस्क्राइब द टाउन ऑफ हॉर में अब राइटर जो है वो मेनली दो प्लेसेस जो है उनके डिस्क्रिप्शन को हमारे को देता है। पहला वो हॉर के बारे में बताता है, दूसरा वो डार्चन के बारे में बताता है, जो रास्ते में पड़ती है जगह, ठीक है। तो जब वो हॉर वाले टाउन पहुंचा तो उसने बताया कि हॉर एक माइजरेबल प्लेस है, और उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है जब वो हॉर पहुंचा था, टाउन ऑफ हॉर पहुंचा था, क्यों, क्योंकि हॉर टाउन के सामने
मानसरोवर लेक है, जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो 3 नदियों से मिलके 4 नदियों से मिलके बना है। इसमें गंगा है, आई थिंक सतलुज है, ब्रह्मपुत्रा है, और इसके अलावा एक और रिवर है बच्चों जो उसके अंदर है। ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, जस्ट एक एक सेकेंड में आप लोगों को बताता हूँ उसके बारे में कि कौन सी रिवर है। ठीक है, मैंने आपको बताया एक है सतलुज, एक है ब्रह्मपुत्रा, और एक है गंगा, और एक मानसरोवर इज फॉर्म्ड ऑफ, माइंड से इसके पूरा है वो नाम, जस्ट एक मिनट। हाँ, इंदुस, इंदुस इंदुस इंदुस, ठीक है, इंदुस। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे जो लेक मानसरोवर है वो एक सैक्रेड प्लेस माना जाता है, एक होली प्लेस माना जाता है। और हॉर जो टाउन था वहां पे इतना ज्यादा एक्युमुलेटेड वेस्ट था, इतना ज्यादा कचरा था, कि वो देख के राइटर को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि इतने पवित्र, इतने सैक्रेड प्लेस के सामने एक ऐसा टाउन है जहां पे इतना ज्यादा वेस्ट जो है वो एक्युमुलेटेड है, गैदर्ड। तो ये चीज उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसका आप लोगों को इस वाले पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। फिर डिस्क्राइब द टाउन ऑफ डार्चन, डिस्क्राइब डार्चन। डार्चन बच्चों वो प्लेस थी जहां पे राइटर रुका था। ठीक है, और इवन मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डार्चन में जब वो लोग रुके थे तो डार्चन से पहले रास्ते में जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, ऊंचाई जो है उसकी वजह से राइटर जो है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, चेस्ट उसकी बहुत ज्यादा जाम हो जाती है, जिसकी वजह से चेतन उसे डार्चन के मेडिकल कॉलेज भी ले जाता है दवाई दिलवाने के लिए, जहां पे वो दवाई लेता है और उसके बाद फिर वो रिलीफ फील करने लगता है। लेकिन डार्चन डिस्क्राइब करें अगर हम, तो हॉर के कंपैरिजन में फिर भी बेटर है, लेकिन स्टिल डार्चन भी कोई ज्यादा खास जगह नहीं है। और वहां पे उसने जो स्पेशल पॉइंट बताया वो एक छोटी मोटी दुकानें हैं वहां पे कॉस्मेटिक्स की, और जो भी चाइना में सामान मिलता है वैसा सामान वहां पे भी मिल जाता है। तिब्बतन सेटलमेंट्स है वहां पे, और इसके अलावा एक छोटा सा कैफेटेरिया होता है जहां पे वो बैठता है। और इवन इसके बाद जो सेतन था वो चला गया था उसको वहां ड्रॉप करके, और फिर उसके बाद राइटर जो है वो उस कैफे के अंदर एक पर्सन से मिलता है जिसका नाम नॉर्बू था, जो कि चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस जो है वहां पे बीजिंग के अंदर काम करता है, और वो भी कोरा करने के लिए आया था। तो फाइनली वो नॉर्बू से वहां पे मिला था, और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि हु वाज नॉर्बू, कि भाई नॉर्बू जो था वो कौन था। तो नॉर्बू वाज बेसिकली तिब्बतन, तिब्बतन था वो, लेकिन वो बीजिंग में, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहां पे एक चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम किया करता था, जो वहां पे आया था सेम कोरा करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे तो आप आसानी से, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इनमें से ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आप उसको आंसर कर सकते हो। तो ये बेसिक सी एक स्टोरी है जो आप लोगों को माइंड में होनी चाहिए। हालांकि अगर इस चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और एक्सपेंड करके आप लोगों को करना है, तो जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरा जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है वो मिलेगा, एक बार उसे ओपन करो और नीचे की तरफ स्क्रॉल करो, उसके बाद टर्म 2 की आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी। यहां तक बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे को बात करना है किसका, पोम का। लेट्स टॉक अबाउट पोम। किसकी बात करेंगे हम, पोम की बात करेंगे। जस्ट एक सेकेंड रुक जाइए, लेट मी कॉपी इट एज वेल, जस्ट एक मिनट। फाइन, ठीक है। ओके, तो पहली जो पोम है बच्चों जिसका नाम है वॉइस ऑफ द रेन, वो हम देखेंगे, जो कि लिखी गई है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ठीक है बच्चों, जब वॉइस ऑफ द रेन की हम बात करते हैं तो वॉइस ऑफ द रेन पोम जो है उसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं, बट मेन मेन क्वेश्चंस जो है वो हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी क्लास है। हालांकि अगर किसी को लाइन बाय लाइन पूरी की पूरी पोम करनी है तो ये मैंने पूरी पोम लाइन बाय लाइन समझा रखी है, सेम प्लेलिस्ट में आपको ये पोम मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन। मतलब जो रेन है, जो बारिश होती है, उसका साइक्लिक मूवमेंट क्या है। साइक्लिक मूवमेंट से मेरा मतलब है कि रेन जहां से अराइव होती है वो वहां पे ही वापस आती है। तो ऐसा कैसे, क्योंकि आपको पता ही होगा, ये साइंटिफिक है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा साइंस के अंदर, कि जो हीट है उसकी वजह से जो वेपर है वो प्रोड्यूस होता है लैंड से, बॉटमलेस सी से, जहां से भी है वेपर होता है। ठीक है, एवेपोरेट होके पानी ऊपर वेपर बनता है, और फिर वो आगे जाके क्लाउड फॉर्म करता है ऊपर स्काई में, और फिर जब वो हैवी हो जाते हैं तो बस्ट होने के बाद नीचे जो क्या नाम है आपका, रेन है,
वो आती है, ठीक है, और वो वापस उसी जगह से आती है जहां से वो वाटर वेपर फॉर्म हुए थे। तो देखा जाए तो यहाँ पे रेन का जो मूवमेंट है वो क्या है, बेसिकली साइक्लिक है। जहां से वो गई थी, इट मींस लैंड और बॉटमलेस सी से वो वापस ऊपर जाके नीचे वहीं पे आ रही है। तो ये साइक्लिक मूवमेंट है जिसके बारे में हमारे को बताया गया है। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा, दैट इज व्हाट इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड दैट इज व्हाट डज रेन डू फॉर द अर्थ। जो अर्थ है उसके लिए रेन क्या करती है। इसमें क्रिएटिवली बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है। जैसे ये बोला गया है कि रेन जो है उसकी वजह से जो भी एटॉमीज होती है, जो भी डस्ट लेयर होता है ग्लोब के ऊपर, वो सारा रिमूव हो जाता है, वो एनवायरमेंट को फ्रेश कर देती है। दूसरा कि रेन के बगैर जो सीड्स होते हैं वो हमेशा लेटेंट लेटेंट मतलब हिडन ही रहते हैं। अगर आपको सीड को जर्मिनेट करना है तो उसके लिए रेन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी ड्रॉट है, मतलब कोई भी ऐसा एरिया है जो ड्रॉट से अफेक्टेड है, ड्रॉट का मतलब आप समझते होंगे, मतलब सूखा, तो भाई वहां पे भी क्या होता है, जो रेन है वो उसको बेटर बना देती है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो रेन करती है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डज द पोएट कंपेयर द रेन विद अ सॉन्ग। मतलब जो पोएट है वो रेन का कंपैरिजन सॉन्ग के साथ क्यों करता है एंड में, क्योंकि आपने अगर ये पोम पढ़ी है तो लास्ट में देखा होगा कि सॉन्ग इशूइंग इसी तरीके से रेन से सॉन्ग का कंपैरिजन किया गया, रैक्ड और अनरैक्ड, लास्ट में कुछ वर्ड्स भी आते हैं। तो वहां पे कंपैरिजन इसलिए किया गया है क्योंकि ये दोनों के दोनों एक कॉमन जर्नी शेयर करते हैं। जिस तरीके से रेन जो है वो लैंड और बॉटमलेस सी से अराइज होती है, वैसे ही जो क्या नाम है सॉन्ग है वो अपने सिंगर से ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे क्रिएटर कौन है, रेन का अर्थ है, जहां जो उसे क्रिएट करती है, ऐसे ही सिंगर उसे क्रिएट करता है। रेन स्प्रेड करती है हैप्पीनेस और सॉन्ग भी स्प्रेड करता है और वापस अपने क्रिएटर के पास आ जाता है, जैसे रेन अपने क्रिएटर के पास आ जाती है। तो ये कंपैरिजन बताया गया है। अब लास्ट एक क्वेश्चन और है, एंड दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड्स रैक्ड और अनरैक्ड। मतलब कि जो रैग्ड और अनरैग्ड वर्ड है उससे आप क्या समझते हो बच्चों। रैग्ड और अनरैग्ड बोला गया है केयर्ड और अनकेयर्ड के लिए। इसके लिए बोला गया है केयर्ड और अनकेयर्ड। मतलब ये बोला गया है कि भाई रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली लव रिटर्निंग या ड्यूली लव रिटर्न्स या लव ड्यूली रिटर्न्स, इस तरीके से कुछ लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि ये मैटर नहीं करता कि आप चाहे रेन की केयर करो या ना करो, लेकिन वो आपको बदले में क्या करती है, लव ही स्प्रेड करती है। तो इस बात पे यहाँ पे एम्फसाइज किया गया है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला जो पॉइंट है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगी मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु, ठीक है। अब लास्ट पोम की बात करते हैं बच्चों, हॉर्नबिल के अंदर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया लास्ट पोम कौन सी है, लास्ट पोम है चाइल्डहुड। कौन सी है, चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटिन, ठीक है भाई साहब। चलो तो भाई ये पोम जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट डज द पोएट से हिज अबाउट हेल और हेवन, हेल एंड हेवन। मतलब जो पोएट है वो हेल और हेवन के बारे में क्या बोलता है। अच्छा आप ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट जो है मैं एक बार आपके साथ शेयर कर दूं, ये रहा, ठीक है। बच्चों ये जो पोम है चाइल्डहुड, इसमें बड़े क्रेजी क्वेश्चंस हैं जो पोएट अपने आप से करता है। वो कहता है कि भाई मेरा जो बचपन है वो कब चला गया। पोएट क्या कहता है कि मेरा जो बचपन है कब चला गया। और दूसरा क्वेश्चन वो ये कहता है कि भाई मेरा बचपन जो है वो कहाँ चला गया। दो क्वेश्चन आ गए यहाँ पे कि मेरा बचपन कब चला गया और दूसरा क्वेश्चन कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। तो कब चला गया उसको लेके वो अलग अलग अपने ओपिनियंस रखता है कि मेरा बचपन तब चला गया या तब, जैसे होता है ना कि हम लोग कब एडल्ट हो जाते हैं, कब हमारा जो बचपना है वो चला जाता है, ये हमारे को समझ में नहीं आता। तो पॉइंट यहाँ पे इसी चीज को आंसर करने की कोशिश कर रहा है कि क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन जो है वो रियल प्लेसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है हेल और हेवन के बारे में, तो वो ये कहता है कि भाई जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि हेल और हेवन जैसी जो चीजें हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी की बुक में वो कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी प्लेसेस हैं। जब उसे इस बात का रियलाइजेशन हो गया तो शायद वो समय था जब उसका बचपन जा चुका था। और अगला है व्हाट डज द पोएट से अबाउट एडल्ट्स। कि जो पोएट है वो एडल्ट्स के बारे में क्या कहता है। तो पोएट एडल्ट्स के बारे में भी यही कहता है कि भाई एडल्ट्स जो होते हैं, मतलब हमारे से जो बड़े होते हैं, वो प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं लव का।
और वो हमेशा लव को लेके सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि लव से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, झगड़ा मत करो, कलेश मत करो, है ना। लेकिन उनके खुद के एक्शंस इतने लविंग नहीं होते। ये जब पोएट को रियलाइज हो गया तब शायद उसका बचपन चला गया, पोएट ये कहता है। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट माइंड, कि जो पोएट है वो माइंड के बारे में क्या बोलता है अपने। तो भाई वो माइंड के बारे में ये बोलता है कि जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा माइंड मेरा ही है और मैं अपने माइंड को जैसे चाहे यूज कर सकता हूं, तब मेरा बचपन जा चुका था। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे हम अपने से बड़ों पे डिपेंड करते हैं, है ना, कि भाई पेरेंट्स जब अलाउ करेंगे तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। लेकिन एक ऐसी चीज, एक ऐसा टाइम आता है जब हमें लगने लगता है कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो जब ये सेंस ऑफ फीलिंग आती है हमारे अंदर, तो वो एक ऐसा टाइम होता है जब शायद हमारा बचपन चला जाता है। तो व्हाट डज द पोएट से अबाउट हिज माइंड, कि भाई मेरा माइंड मेरा ही है और मैं उसे जैसे चाहे यूज कर सकता हूँ, मेरे थॉट्स मेरे ही हैं, सिर्फ मेरे हैं, और मुझे किसी के सजेशन की जरूरत नहीं है। तब ये प्राइड जो है, इंडिविजुअलिटी जो है, वो एक इंसान में आ जाती है। एंड अगला है, व्हाट डज द पोएट थिंक दैट वेयर हैज हिज चाइल्डहुड गॉन। मतलब पोएट को क्या लगता है कि उसका बचपन कहाँ चला गया है। तो पोएट इसको लेके ये कहता है कि उसका बचपन जो है वो कहीं पे जाके छिप गया है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका बचपन जो है वो कहीं पे जाके छिप गया है, ठीक है। वो शायद एक बच्चे के फेस में चला गया है, फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, या एक बच्चे के फेस में जाके छुप गया है। मतलब बचपन कहीं मरा नहीं है। पोएट के कहने का मतलब ये है कि बचपन कहीं जाता नहीं है, बल्कि हम ही उसको छिपा देते हैं। क्यों छिपा देते हैं? क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अगर मैं बच्चा हूं तो ये मेरे लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, तो हम जानबूझ के अपने उस बचपन को छिपा देते हैं। तो वो शायद किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, किसी दूसरे इन्फेंट के फेस पे चला गया है, क्योंकि बचपन कभी मर नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो सही तरीके से समझ में आए होंगे। और मेरी देखो हमेशा से कोशिश ये रही है कि तुम लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो, और मैं हमेशा इसके लिए कोशिश करता हूं। अभी के लिए ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ले लो। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लोग पार्टिसिपेट करो, ताकि आप रैंक होल्ड करो, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाए या स्कॉलरशिप मिल जाए। जैसे रैंक 1 से 3 वालों को 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है, 4 से 10 वालों को 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 वालों को 50% स्कॉलरशिप, 51 से 150 वालों को 25% स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आंसर करने होते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलता है आपको हर एक क्वेश्चन का। SUTH10 ये कोड लगाना है और अपनी लाइफ को सुखी बनाना है। एवरी संडे 1 बजे बच्चों टेस्ट होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसको ले सकते हैं, जो लिंक है कॉम्बैट का। और एक और चीज, ये रैंक 1 2 3 वालों को तो भाई मेडल्स भी मिलते हैं, 25 रैंकर्स जो उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, 100% तक स्कॉलरशिप मिलती है, और 1 करोड़ तक की वर्थ की स्कॉलरशिप अनअकैडमी देता है हर कॉम्बैट के अंदर बच्चों को, ठीक है। ओवरऑल 1 बजे होता है। बग्स बाउंटी में बच्चों आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आपको मेरी स्लाइड पे या किसी भी अनअकैडमी के एजुकेटर की स्लाइड पे दिखाई देता है, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करने पे आपको क्या मिलेगा? प्राइज आप क्लेम कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बग्स बाउंटी का भी आपको जो फॉर्म है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आपको सब्सक्रिप्शन को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सब्सक्रिप्शन को लेके, प्रिपरेशन जर्नी को लेके, लेटेस्ट ऑफर्स को लेके इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। एंड अगेन यूज दिस कोड व्हाइल गेटिंग योर सब्सक्रिप्शन, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों बात करते हैं इसकी, तो ये हमारा एक टेस्ट है जो कल होने वाला है 27 तारीख को। तो मेक श्योर जिसने भी इसके लिए एनरोल नहीं करा है वो कर ले जरूर। और हाँ, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा SUTH10। इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस जो हैं वो जीत सकते हैं। इवन अगर आपको आगे जाके जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप उसका पूरा का पूरा जो एक स्कॉलरशिप है वो भी जीत सकते हैं। अगर कोई बच्चा 11th क्लास का सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहता है, तो हमारा एक फैब 2 से बैच स्टार्ट हुआ था। वो बहुत ही फास्ट ट्रैक कोर्स है, जिसमें मोनिका बेदी मैम है, शिप्रा मैम है, मनोज सर हैं, वी हैव निकिता मैम, वी हैव अदर टीचर्स एज वेल। तो भाई एजुकेटर्स जो हैं वो बहुत ही तगड़े हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। एक्सपीडिशन बैच तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है आई थिंक, जिसमें तमसा मैम, अनुराग त्यागी सर, राहुल द्विवेदी सर, सविता अंजना मैम है ना। तो भाई यहाँ से भी तुम चाहो तो अपना कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। वी हैव कॉमर्स बैच ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स, जहाँ गौरव जैन सर हैं, अनुराग द्विवेदी सर हैं, दीपिका मैम है, वी हैव मोर एजुकेटर्स टू। तो मेक श्योर आप लोग बच्चों ज्वाइन जरूर करें। और 12th के लिए मेरा शाइन बैच है, जिसमें मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र बैच कॉमर्स के लिए, जहां मैं इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। वी हैव फैंटास्टिक एजुकेटर्स, वी हैव अ टीम ऑफ ब्राइट एजुकेटर्स, दे आर वेरी गुड इन देयर सब्जेक्ट। तो मेक श्योर आप लोग जरूर ज्वाइन करें। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ये कोड जरूर यूज करना है, दैट इज SUTH10।
इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। और दूसरी चीज है अनअकैडमी का बच्चों स्पेशल फ्री क्लास फीचर्स, ठीक है। अगर आप स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करोगे, जो कि मार्च में भी मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइज करने वाला हूं, तो आपको वहां पे मिलेगा लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन, क्वेश्चन टैब पे क्वेश्चन पूछना, पॉल लीडर बोर्ड, पॉल ऑप्शंस क्विज और भी बहुत सारी चीजें। तो एट द एंड बच्चों थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, नोट्स को डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नोट्स में अपडेट कर रहा हूं लगातार नए नए, तो जल्दी से जल्दी नोट्स को डाउनलोड कर लो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ठीक है। और मिलते हैं बच्चों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट एंड यूज माय कोड दैट इज SUTH10 एंड एट द एंड बच्चों लेट्स क्रैक इट।